स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी बुक से, ठीक है ना, फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। तो 12th क्लास में सबसे पहला आपका जो अध्याय है, चैप्टर है पहला, वो क्या है? संबंध एवं फलन। ठीक है, तो संबंध एवं फलन को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा 11th का नॉलेज होना चाहिए। आपको पता ही बेसिक चैप्टर है, ठीक है ना। तो कुछ चैप्टर 12th में ऐसे भी हैं जो आपको 11th से रिलेटेड है, मतलब पार्ट 1 11th में है एंड पार्ट 2 किसमें है? 12th में। तो सबसे पहले 12th का जो चैप्टर है आपका संबंध एवं फलन, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिलेशन एंड फंक्शंस। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको 11th का थोड़ा सा बेसिक आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो 11th का आप बेसिक पढ़ने के बाद 12th का आप आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे भी कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो काफी टफ माने जाते हैं, ठीक है, उनमें से ये एक है। तो टफ इसलिए है क्योंकि इसका जो बेसिक है, जो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो आपको क्लियर नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद भी ये भी है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता तो उसको आप क्या कर देते हैं, वहीं पे क्लोज कर देते हैं, ठीक है ना। तो इससे आपका चैप्टर क्लियर नहीं हो पाता है। तो एक बात ध्यान रखें अच्छे से, इस चैप्टर को मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कृपया करके आप पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखने के बाद आपको संबंध और फलन के बारे में जो कंफ्यूजन है, जो भी आपको प्रॉब्लम है, वो क्लियर कर दी जाएगी। पर पूरा वीडियो आप देखना, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले मैं संबंध और फलन के इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे, जो क्लास 11th में आपने पढ़ा था। उसके बाद हम क्लास 12th के, ठीक है, टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 11th के में आपने क्या पढ़ा था? कार्तीय गुण पढ़े थे, समुच्चय पढ़ा था आपने, सबसे पहला अध्याय समुच्चय, थोड़ा सा जानकारी होगी समुच्चय क्या होता है, ठीक है। तो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह या सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सेट, यानी कि समुच्चय कहते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में आपने फिर आगे का क्या पढ़ा था? संबंध और फलन पढ़ा था, कार्तीय गुण पढ़े थे, ठीक है ना, फलन भी पढ़ा था, उसके प्रांत सह प्रांत वो सब पढ़े थे। तो इसका छोटा मोटा सा आपको मैं बता देता हूं। तो पहले सबसे पहले क्या देखते हैं? कार्तीय गुणन देखते हैं। तो पहले हम कार्तीय गुणन समझ लेते हैं। तो कार्तीय गुणन, तो मैंने दो समुच्चय मान लेता हूं, ठीक है। तो दो अरिक्त समुच्चय हैं, ए बराबर 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, एक 20 एक समुच्चय मान लेता हूं, और एक समुच्चय जैसे मैंने मान लिया 7 8 9, ठीक है, इसमें भी 3 लेता हूं मैं, काफी है। तो a बराबर 1 2 3, b बराबर 7 8 9, तो मैंने दो समुच्चय ले लिए। तो इनका कार्तीय गुणन क्या होता था? तो आपने देखा था कार्तीय गुणन क्या होता है। देखो, एक का 7 से, एक का 8 से युग्म, एक का 9 से क्रमित युग्म, यानी कि 1 7 1 8 1 9, ठीक है। एक का तीनों से बन गया पेयर, ठीक है, युग्म बन गया। अब 2 से बनेगा, तो 2 7 2 8 2 9, ठीक है। अब 3 से भी लिख लेते हैं, 3 7 3 8 और 3 9, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? क्रमित युग्म कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको क्रमित युग्म, इनको, ठीक है। इनको क्रमित युग्म क्यों कहते हैं? उसका कारण ये है कि इसमें जो पहला अवयव होता है वो पहले समुच्चय से होता है, और जो दूसरा अवयव होता है वो दूसरे समुच्चय से होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, पहला अवयव हमेशा पहले समुच्चय से लिया जाता है, और दूसरा अवयव हमेशा किस समुच्चय से लिया जाता है? दूसरे समुच्चय से। एक एक बात अच्छे समझते जाना, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपको कोई बात छूट जाती है, आपको नहीं सुन पाते कोई प्रॉब्लम, तो वीडियो रिवाइंड पीछे ले आकर फिर दोबारा से सुनो, तो आपको कोई भी चीज क्लियर ऐसे हो नहीं सकती नहीं हो, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। चलिए, तो इसको क्या बोलते हैं? कार्तीय गुणन। तो कार्तीय गुणन ऐसे लिखते थे। तो कार्तीय गुणन लिखने का तरीका आपको आता है, ठीक है। ये क्लास 11th का बता रहा हूं मैं आपको, तो आप समझते जाइए ध्यान से। तो a क्रॉस b हो गया, इनको क्या कहते हैं? क्रमित युग्म कहते हैं। क्रमित युग्म क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पहला अवयव पहले समुच्चय से होता है और दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय से होता है। जो आपका जो पहला अवयव दिख रहा है वो पहले समुच्चय से, और जो दूसरा अवयव है, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दूसरा अवयव है वो दूसरे समुच्चय से। यहाँ पे देखो, पहला, ठीक है। तो ये आपको नोट करने वाली बात है, ध्यान रखना। इसलिए इनको क्या कहते हैं? क्रमित युग्म कहते हैं।
अब बात आती है कि ए क्रॉस बी तो आपने लिखना सीख लिया। ए क्रॉस बी में लिखने के बाद आपको एक बात और समझनी है इसमें कि ए क्रॉस बी में जो क्रमिक युग्मों की संख्या होती है वो कितनी होती है, ये भी आपने देखा था। यदि ए में अवयवों की संख्या ए है, ठीक है ना, एम है या पी है कोई भी मान लो, और बी में अवयवों की संख्या एन है, तो क्रमिक युग्म में अवयवों की संख्या क्या होगी, देखो इसके हिसाब से ये अवयव होते हैं 7 8 9, और ए क्रॉस बी के हिसाब से ये अवयव होता है, ये पूरा एक अवयव है, दूसरा तीसरा चौथा, तो इसमें अवयव कितने हैं 3, इसमें अवयव है कितने 3, तो 3 तरह के 9, ठीक है ना, 3 गुणा 3, अगर इसमें 4 होते इसमें 3 होते 4 दिया, कितने अवयव होते इसमें 12। तो ये नॉर्मल इंफॉर्मेशन थी, ठीक है ना, बता दिया मैंने आपको। अब बात करते हैं संबंध की, ठीक है, संबंध इंग्लिश में कहते हैं इसको रिलेशन, ठीक है। तो संबंध भी आपने पढ़ा था 11th में, संबंध क्या होता है, ठीक है। तो संबंध की परिभाषा क्या है वो मैं लिख देता हूं, यदि ए और बी होता है, ठीक है, ये तो इसकी परिभाषा होगी। अब हम इसमें कुछ जो पद है टर्म है वो समझते हैं। पहली बात तो ए और बी दो अरिक्त होना चाहिए, ये आपको बता दिया मैंने आपको। अब ए से जो बी में संबंध होता है उसको लिखते कैसे, देखो ए आर बी ऐसे लिखते हैं, ए से बी में संबंध दिखाने के लिए। अब बात आती है ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है, ठीक है। उपसमुच्चय क्या होता है, जो अपना जो मेन समुच्चय होता है उसमें कुछ अवयव लेकर जो समुच्चय बनाया जाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उपसमुच्चय कहते हैं, ठीक है। जो हमारा समुच्चय है उसमें से कुछ अवयव लेकर एक नया समुच्चय बनाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उपसमुच्चय कहते हैं, ठीक है। तो उपसमुच्चय किससे दर्शाते हैं, ऐसे, ठीक, इतनी बात ध्यान रखना। जैसे मान लो मैंने ए लिया अवयव, ठीक है, तो इससे एक समुच्चय बना दिया सी बराबर 1 और 2 लेकर, तो सी क्या होगा, सी उपसमुच्चय होगा किसका, ए का, क्योंकि जो सी मैंने बनाया है वो ए के अवयवों को लेकर बनाया है, ठीक है। या फिर मैं इसको डी मान लेता हूं, ये उपसमुच्चय का चिन्ह है, तो डी उपसमुच्चय है तो डी का लिखेंगे यहां पर, तो डी उपसमुच्चय है किसका, ए का, ठीक। तो आपको छोटी मोटी इंफॉर्मेशन मैं बताता जाऊंगा। चलिए अब देखते हैं हम संबंध। संबंध क्या होता है, अगर कोई ए से बी में संबंध आपको दिखाना है तो वो संबंध है ना, वो ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी जो अपन निकाला है उसका क्या होता है, क्या होता है उसका उपसमुच्चय होता है। मतलब एक उदाहरण लेके देखते हैं फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूं पहले, संबंध आर बराबर ए कॉमा बी। देखो ये लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। संबंध आर बराबर किस में लिखा जाएगा, क्रमिक युग्म में, ठीक है, जिसमें से ए संबंध रखेगा बी से। ए का संबंध किससे होगा, बी से। यहां कैपिटल ए और बी तो क्या है, समुच्चय हैं, कैपिटल ए और बी क्या है, समुच्चय है, और उसके स्मॉल ए स्मॉल बी क्या है, अवयव है, जिसमें पहला अवयव पहले समुच्चय से और दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय से लेना है। मतलब पहले अवयव का दूसरे अवयव से संबंध जो होगा तो उसको कैसे परिभाषित करेंगे कि पहला अवयव पहले समुच्चय से, दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय से, ठीक है। एक उदाहरण लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूं। एक संबंध है आर ए कॉमा बी रूप में, क्रमिक, ये लिखने का तरीका होता है आपको, ठीक है। इसके बाद मैं यहां लिख देता हूं ए और बी सम पूर्णांक है, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूं, आपको ध्यान रखना है कि पहला अवयव पहले समुच्चय से, दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय से लेना है, ठीक है। अब इसका मैं क्या लिखूंगा, इसका लिख देता हूं, अवयव लिख देता हूं। देखो ए और बी कैसे लेने हैं, आपको समपूर्णांक लेने हैं, ठीक है। चलिए तो पहले अवयव में क्या है, समपूर्णांक 2 है, दूसरे में कितना लेना है, समपूर्णांक, दूसरे में क्या है 8, ठीक है कि नहीं। चलिए और एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसमें मैं एक और लेता हूं, ठीक है, 4, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या बनेगी क्रमिक युग्म, देखो 4 7 4 8
और 4 9। ठीक है, बढ़िया। तो इसमें क्या है, ए और बी कैसे लेने हैं आपको, संपूर्णांक लेने हैं। चलिए ले लेते हैं। देखो पहले में संपूर्णांक कितना है 2, तो 2 का 8 से, इसमें तो कोई संपूर्णांक है नहीं है, 2 का 8 से हो गया। अब किसका होगा, 4 का 8 से, 4 का 8 से। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, इसमें ये मतलब है कि 2 का संबंध 8 से है, 4 का संबंध 8 से है, तो ए और बी कैसे हो जी, संपूर्णांक। अब आपने देखा जो आर में जो अवयव आ रहे हैं, आर में जो अवयव आ रहे हैं वो किसमें है, ए क्रॉस बी का क्या है, उपसमुच्चय है। इसमें अवयव है क्या, 2,8, देखो 2,8 है, 4,8 है क्या, 4,8 है। ठीक है, और एग्जांपल लेता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक मैं लिया ए कॉमा बी, बी बराबर ए प्लस 6 ले लो। ठीक है, चलिए देते हैं। देखो अब इसकी बनाते हैं अपन। तो सबसे पहले ए बराबर जैसे 1 रखो, ए बराबर 1 रखा तो बी बराबर कितना आएगा 7। ए बराबर लेते हैं अपन 2 लेते हैं, तो बी बराबर कितना आएगा 6 और 2 8। ए बराबर लेते हैं 3, तो बी बराबर कितना आएगा बी बराबर 6 और 3 9। ए बराबर 4 लेते हैं, तो बी बराबर कितना आएगा 6 और 4 10। तो इससे क्रम में तुम्हें क्या बनना है 1,7, इससे बनना है 2,8, इससे बनना है 3,9, इससे बनना है 4,10। समझ में आया। तो इससे ये बना लिया। अब हमें संबंध स्थापित करना है, तो संबंध स्थापित करने के लिए अब आपको इसमें से उदाहरण समझने की जरूरत है। देखो पहला अवयव पहले समुच्चय से होना चाहिए, दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय में होना चाहिए, उसी को हम संबंध में लिखेंगे। ठीक है ना, नहीं तो नहीं लिखेंगे। देखो पहला अवयव जो 1 है वो ए में है, हाँ है। दूसरा अवयव 7 बी में है, तो ये इसको लिख लेंगे। तो 1,7, तो 1 का संबंध 7 से है। पहला अवयव 2 में है, 2 अवयव ए में है। दूसरा अवयव 8 इसमें है, तो 2,8। ठीक, 3 इसमें है 9 इसमें है, तो 3,9। 4 इसमें है 10 इसमें है नहीं है, तो ये संबंध नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ कितना है संबंध आपके सामने 1,7 2,8 3,9। समझ आया ना। तो इसका मतलब 1 का संबंध 7 से है, 2 का संबंध 8 से, 3 का संबंध 9 से है। तो आपने देखा इसमें कि जो ए क्रॉस बी का हमने क्या लिया है, ये उपसमुच्चय है। तो आर जो आता है वो ए क्रॉस बी का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। ठीक है, और संबंध में हमेशा क्या होता है, पहला अवयव दूसरे अवयव के क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। अब इसमें एक अंतर और है, वो भी समझ लो आप। क्रमित युग में जो पहला अवयव है वो कई सारे अवयवों से संबंध रखता है। ठीक है, जो पहला अवयव है वो कई सारे अवयवों से संबंध रखता है। क्या इसमें ऐसा है क्या, नहीं है ना। पर ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि वो संबंध नहीं है। संबंध भी एक अवयव का दूसरे अवयव कई सारे अवयवों से हो सकता है। ठीक है ना, एक अवयव का संबंध कई सारे अवयवों से हो सकता है। ठीक है, बस ध्यान ये रखना है आपको कि वो जो संबंध में जो कंडीशन दी गई है, शर्त दी गई है, उसको संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, तो आपको मेन बात ये ध्यान रखनी है अब सीधे सीधे से, जो संबंध होता है वो पहला अवयव का दूसरे से होता है। दूसरी बात इसमें ये है कि जो संबंध आता है वो ए क्रॉस बी का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। तो हम कह सकते हैं तो सर इसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे, जो आपका जो ए क्रॉस बी है ना उसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे, कितने संबंध बनेंगे। तो उसका बता देता हूं, यदि ए में अवयव m है तथा b में अवयव की संख्या कितनी है, n है, तब r में r के उपसमुच्चय कितने होंगे, तो संबंध कितने होंगे 2 की घात m गुणा n। ये आपने 11th में पढ़ा है, आप एक बार पढ़ दे सकते हैं। मतलब ये है अगर इसमें ये 4 है, इसमें कितने हैं 3, तो 4 3 12, 2 की घात 12। तो आप सोच सकते हो 2 की घात 12, तो 2 की घात 12 इतने संबंध बन सकते हैं। ठीक है,
समझ में आया ना क्या कह रहा हूं मैं? तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, तो 11th का आपको रिमाइंड करवाना था मुझे, वो मैं आपको करवा दी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और देखते कुछ एग्जांपल आपको क्लियर करने के लिए। जैसे मैंने बोला कि आर एक संबंध है जिसमें ए माइनस बी जो है ना, ए में से बी माइनस करें, वो कैसा है? धन पूर्णांक का है। कैसा है? सम धन पूर्णांक। ठीक है, सम ऋण पूर्णांक। सम आना चाहिए और ऋण पूर्णांक आना चाहिए। चलिए करते हैं ए माइनस बी। तो एक में से 7 घटाएंगे, एक में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस का 6। ठीक है, एक में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? -6। तो -6 समपूर्णांक होता है? होता है। तो 1,7 क्या हो गया? संबंध में आ गया। अच्छे समझते जाओ। ठीक है, जैसे मैंने 1 - 7 किया, ठीक है, 1 - 8 किया, मैं लिख देता हूं बहुत सारी। 1 - 7, 1 - 8, 1 - 9। इसको ना लिखते हुए मैं आपको यहां पे लिख के बता देता हूं, कोई बात नहीं, जगह नहीं। देखो यहां पे देखो, 1 - 7, 1 - 7 कितना होगा? -6। तो -6 सम ऋण पूर्णांक है, सम है और ऋण भी है, तो 1,7। 1,8 कितना होगा? -7। माइनस का ऋण पूर्णांक होता है क्या? नहीं होता है। 1,9, 1 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? -8। तो 1,9 हो गया। ठीक है, 2,7 -5। 2,7 कितना हो गया? -5। तो ये नहीं होगा। 2,8 -6, तो 2,8 से संबंध होगा। ठीक है, 2,9 -7, ये भी नहीं होगा। 3,7 -4, तो 3 का 7 से संबंध होगा। 3,8 -5, तो ये नहीं होगा। 3,9 -6, तो 3 का 9 से संबंध होगा, है ना। 4,7 नहीं होगा। 4,8 -4, तो 4 का 8 से संबंध होगा। ठीक है, 4,9 संबंध नहीं होगा। तो आपने देखा आर बराबर कितना आ गया? 1,7, 1,9, 2,8, 3,7, 3,9, 4। तो जो अभी जो आर आया है वो उसका क्या है? उपसमुच्चय है। तो ऐसे संबंध बनाते हैं शर्त के हिसाब से। जो आपको शर्त दी जाएगी उसके हिसाब से आपको क्या बनाना है? संबंध के क्रमित युग्म बनाने हैं। ठीक है ना। तो अब मैं आपको संबंध से रिलेटेड, आपने पढ़ लिया, तो मैं थोड़ा सा फलन बताऊंगा आपको मैं, जिससे कि आपको फलन और संबंध में भी अंतर समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप ये पहले पूरा राइट कर लीजिए, लिख लीजिए। फलन क्या होता है? फलन को भी समझ लेते हैं। यदि कोई समुच्चय ए से कोई समुच्चय बी में फलन परिभाषित है तो उसको f सच दैट a टेंड्स टू b, मतलब फलन a से b इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं जो आपको पहले लिखवाए थे उस जैसे ही है, थोड़ा सा चेंज किया है। ठीक है, तो आप चाहो तो संबंध के ये उदाहरण लिख सकते हो। ठीक है, तो एक समुच्चय लिया है 1, 2, 3, मैंने समुच्चय भी थोड़ा सा बदला है फलन और संबंध में अंतर बताने के लिए। ठीक है, तो समुच्चय मैंने जो ए लिया है, समुच्चय जो ए लिया है वो क्या लिया है? 1, 2, 3, बी क्या लिया है? 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो अब समझना जरूरी नहीं है दोनों बराबर हो, अलग अलग हो सकती हैं। तो सबसे पहले आप संबंध के थोड़े उदाहरण समझ लीजिए। ठीक है, तो जिससे कि मैं संबंध और फलन में अंतर बता सकूं। तो ए कॉमा बी, ए और बी से कैसे है? समपूर्णांक है। ए और बी कैसे हो जाएगी? सम। तो आप देखो इसमें कौन सा सम है? 2। इसमें सम कौन सा है? 8 और 10। तो 2 का 8 से होगा, 2 का 10 से होगा। ठीक है, 2 का 8 से, 2 का 10 से। इसके बाद दूसरा एग्जांपल है बी बराबर ए प्लस 6। बी बराबर ए प्लस 6, यानी ए में जोड़ते जाओ 6 तो बी का आंसर आता जाएगा। तो ए में देखो जोड़ा मैंने 6 और 1 7, तो 1 का 7 से हो गया। इसमें जोड़ा तो 2 और 6 8, तो 2 का 8 से होगा। इसमें जोड़ा 2 और 3, सॉरी 6 और 3 9, तो 9 से हो गया। यहाँ पे कोई है नहीं है इसलिए 10 नहीं ले लिया। ठीक है, तो इतना हो गया। इसके बाद a माइनस बी सम ऋण पूर्णांक, तो ऋण पूर्णांक के लिख दिए। ठीक है, तो 1 - 7 -6, 1 - 9 -8, 2 - 8 -6, 2 - 10 -8, 3 - 7 -4, 3 - 9 -6। तो और कोई है नहीं है। ठीक है, तो 2 का 10 से ले लिया मैंने। ठीक है, तो सबसे ले लिया। तो ये आपके उदाहरण हो गए।
अब हम फलन समझते हैं, फलन क्या होता है। तो फलन की परिभाषा समझने के लिए आप थोड़ा सा समझो अच्छे से। समुच्चय ए से बी में एक संबंध, ठीक है, समुच्चय ए से बी में एक संबंध। तो फलन एक क्या होता है, एक संबंध ही होता है। बस फलन में एक विशेष तरह की, एक विशिष्ट क्या आ जाती है, शर्त आ जाती है, उसको हम समझेंगे अच्छे से, ठीक है। वो परिभाषा के अंदर लिखी हुई, कुछ उदाहरण दूंगा मैं आपको तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फलन भी क्या होता है, एक संबंध ही होता है, ठीक है। एक अवयव का दूसरे अवयव से संबंध ही होता है फलन, लेकिन एक विशेष तौर पर होता है, एक विशिष्ट नियम के अनुसार होता है, वो उसको समझेंगे अच्छे से। एफ एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या आ गई, समुच्चय ए का क्या होना चाहिए, प्रत्येक अवयव होना चाहिए, ठीक है। उसको हम उदाहरण समझेंगे, पहले मैं जो अंडरलाइन बता रहा हूं आपको उसको समझते जाइए। ए का क्या होना चाहिए, प्रत्येक अवयव के संगत समुच्चय बी में, मतलब ए का प्रत्येक अवयव होना चाहिए और समुच्चय बी के संगत में एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। प्रतिबिंब, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इमेज भी बोलते हैं, इमेज होता है या होना चाहिए, ठीक है। अब मतलब क्या है इसका, वो आप उदाहरण समझो अच्छे से। एक उदाहरण देता हूं मैं, ठीक है। उदाहरण मैंने 3 लिखे हुए हैं, इसमें से आप थोड़ा समझो। पहले सबसे पहली बात यह है कि ए का प्रत्येक अवयव होना चाहिए। मैं एक थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूं प्रतिचित्रण का, ठीक है, उसको समझना आप। पहले में अवयव क्या है, 1 2 3, 1 2 3। दूसरे में अवयव कितने हैं, 7 8 9 10, ठीक है। तो सबसे पहले ये है इसमें जो पहला उदाहरण है संबंध का, ठीक है, फलन का उदाहरण मैंने इसमें लिखा है, बस आपको समझना आना है, अंतर समझना आपको। ए और बी संपूर्णांक है, देखो तो उसमें 2 का संबंध किससे है, 8 से, 2 का संबंध किससे है, 10 से, ठीक है। अब बात ये आती है इसमें, क्या ये फलन है, जो पहला जो दिख रहा है आपका उदाहरण, जो संबंध दिख रहा है, क्या वो फलन है, क्या वो फलन है। फलन की परिभाषा क्या है कि ए के प्रत्येक अवयव होना चाहिए और प्रत्येक अवयव बी के केवल एक और केवल एक से ही संबंधित होना चाहिए। प्रतिबिंब मतलब एक ही इमेज बननी चाहिए, एक से ही उसका क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। मतलब ये है इसका कि पहली बात तो ए का प्रत्येक अवयव होना चाहिए। तो आपने देखा इसमें 1 और 3 का समुच्चय बी से कोई संबंध है ही नहीं, ठीक है। समुच्चय ए का बी में प्रत्येक अवयव से संबंध नहीं है, तो पहली बात तो यही देख लो, प्रत्येक अवयव से संबंध नहीं है तो ये फलन नहीं होगा, यानी कि पहला आपका उदाहरण में फलन नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये फलन नहीं है। दूसरा देते उदाहरण, दूसरे में क्या है, b बराबर a प्लस 6। तो देखो a बराबर आप जैसे 1 रखती हो, a बराबर 1 रखती है तो 1 और 6 कितना होता है, 7। तो 1 का संबंध किससे है, 7 से, ठीक है। दूसरी बात, 2 रखते हैं तो 2 का संबंध किससे है, 8 से। 3 रखते हैं, 3 का संबंध किससे है, 9 से। क्या ये फलन है, क्या ये फलन है। चलिए परिभाषा पढ़ते हैं फिर उससे समझते हैं। परिभाषा में ये है, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, क्या प्रत्येक अवयव का संबंध हो रहा है, 1 का भी है, 2 का भी है और 3 का भी है, ठीक है। तो हमारी ये बात क्लियर हो गई कि ए का प्रत्येक अवयव से संबंध होना चाहिए, प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, समुच्चय बी में। किसमें होना चाहिए, समुच्चय बी में। बात ये है इसमें कि समुच्चय बी में भी एक और केवल एक से होना चाहिए। ये भी देख लेते हैं, क्या प्रत्येक अवयव का संबंध किससे है, एक से है, एक से ज्यादा तो नहीं है। चलिए देख लेते हैं, 1 का संबंध 7 से है, ठीक है, 2 का संबंध 8 से, 3 का संबंध 9 से है। मतलब इसमें प्रत्येक अवयव का संबंध इसमें बी में है। 1 का 1 से है, तो इसका मतलब ये क्या है, फलन है। इज दैट क्लियर, समझ में आया। मैंने क्या कहा, पहली बात तो प्रत्येक अवयव का संबंध दूसरे समुच्चय में होना चाहिए और दूसरे समुच्चय में भी केवल एक से ही होना चाहिए। अगर उसमें कोई छूट रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस होना एक से चाहिए, दूसरे समुच्चय से कोई मतलब नहीं है। वो क्यों नहीं है मैं आपको बाद में अभी और क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आई। चलिए दूसरा, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा। देखो इसमें क्या है, a माइनस बी समपूर्ण ऋण पूर्णांक है, तो इसका भी बना लेते डायग्राम। देखो
इसमें क्या है, इसमें मैं ऊपर लिख बना देता हूं। देखो इसमें 1 2 3 7 8 9 10। चलिए देखते हैं। एक का संबंध 7 से है, एक का संबंध 7 से है, एक का संबंध किससे है, 9 से है, 9 से है। दो का संबंध 8 से है, दो का संबंध 8 से है। दो का संबंध 10 से भी है, दो का संबंध 10 से भी है। तीन का संबंध 7 से है, तीन का संबंध 7 से, तीन का संबंध किससे है, 9 से भी है। तो देखो परिभाषा पढ़ते हैं, फिर उससे क्लियर हो जाएगा आपको। देखो मैंने क्या बोला था, ए का प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए। तो पहली बात, ए का प्रत्येक अवयव आ रहा है, इसमें एक आ रहा है, ठीक है आ रहा है, दो भी आ रहा है, तीन भी आ रहा है, एक का संबंध भी, दो का संबंध भी, तीन का संबंध भी। चलो हमारी शर्त तो संतुष्ट हो गई। दूसरी देखते हैं। दूसरी क्या है, प्रत्येक अवयव का संबंध बी में एक और केवल एक से ही होना चाहिए। बस यही आपकी क्या हो गई, गड़बड़ हो गई। मतलब मैंने ये बोला था आपसे कि ए का प्रत्येक अवयव हो, ये हमारी क्लियर हो गई कि ए का प्रत्येक अवयव संबंध है, ठीक है, ए का प्रत्येक अवयव संबंध रख रहा है। लेकिन बी में भी किस में रखे, केवल एक और केवल एक से। महत्वपूर्ण इसमें बात यह है, एक में ही होना चाहिए संबंध, ठीक है। लेकिन एक का संबंध 7 से भी, एक का संबंध 9 से भी है, एक का संबंध 7 से भी, एक का संबंध 9 से भी है। दो का संबंध 8 से भी, दो का संबंध 10 से भी है। दो का संबंध 8 से भी, दो का संबंध 10 से भी है। तीन का संबंध 7 से भी, तीन का संबंध 9 से भी है। तो क्या ये फलन होगा, तो ये फलन नहीं होगा। तो अब इसमें आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि फलन वो होता है जिसमें पहला समुच्चय का प्रत्येक अवयव का संबंध दूसरे समुच्चय के केवल एक से ही होना चाहिए। अगर दूसरे समुच्चय में अवयव छूट रहे हैं तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस पहले समुच्चय के प्रत्येक अवयव का संबंध बी में एक से ही हो, ठीक है, एक और केवल एक। महत्वपूर्ण बात इसमें यही है। तो वो क्या होगा, फलन। तो हमारा इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि देखो ये तीनों संबंध तो है, ये तीनों संबंध तो हैं। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है, अगर कोई समुच्चय ए से बी में, समुच्चय ए से बी में कोई फलन, कोई संबंध है, मतलब ए का बी से अगर कोई संबंध है, तो जरूरी नहीं है वो फलन हो, तो जरूरी नहीं है क्या वो फलन हो। लेकिन अगर ए का संबंध बी में एक फलन है, मतलब ए से बी में कोई एक फलन है, तो वो संबंध जरूर होगा, ये बात क्लियर है। मतलब ये है कि अगर कोई फलन है, यदि कोई समुच्चय ए से बी में कोई फलन है, तो वो ए से बी में भी संबंध रखेगा। अगर ए से बी में कोई संबंध है तो जरूरी नहीं है कि वो फलन हो। इज दैट क्लियर? मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी आपको डाउट आ रहा है तो प्लीज रिवाइंड द वीडियो। तो आप वीडियो रिवाइंड करके पीछे करके आप दोबारा से देख सकते हो, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अच्छे से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझ में आएगा कि फलन में कि समुच्चय जो ए है का प्रत्येक अवयव बी से रहे, ठीक है। चलिए अब इसमें हम देख लेते हैं कुछ और टर्म, जैसे एग्जाम्पल आपको समझा देता हूं। प्रांत, प्रांत इसको कहते हैं इंग्लिश में डोमेन। आपको हिंदी में भी लिखा जाता है, इसलिए आप इंग्लिश भी ध्यान रखेंगे इसकी, ठीक है। प्रांत पहले समुच्चय, ठीक है, समुच्चय पहले ऐसे लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, समुच्चय ए के अवयवों का समुच्चय, ठीक है। मतलब किसी भी फलन या किसी भी संबंध का प्रांत क्या होता है, डोमेन क्या होता है, उसके पहले अवयवों का समुच्चय। मतलब यह है, अगर मैं इसका प्रांत लिखूं तो क्या आएगा, डोमेन कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2, ठीक है। इसका लिखेंगे तो कितना आएगा, डोमेन 1 2 और 3। क्लियर? इसका डोमेन क्या आएगा, 1 2 3, इसका भी 1 2 3 आएगा, ठीक है। तो ये होता है डोमेन। डोमेन बहुत सिंपल है, ठीक है। फलन, अच्छा एक बात और है, फलन देखो
जो संबंध दिख रहा है आपको, संबंध, ठीक है, तो संबंध में एक खास बात ये होती है कि उसमें जो पहला समुच्चय जो होता है उसके संबंध और फलन दोनों में ही डोमेन एक जैसा होता है। संबंध में पहले अवयवों का समुच्चय या फलन हो कोई, तो उसमें पहले अवयवों का समुच्चय ही क्या होता है, डोमेन, ये तो फिक्स्ड है। अब इसमें हम पढ़ते हैं परिसर। परिसर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेंज। हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, तो आप कृपया ध्यान दें। देखो परिसर क्या होता है, अगर कोई संबंध, ठीक है, अगर कोई संबंध है या कोई फलन है तो उसके द्वितीय अवयवों का समुच्चय, मतलब अगर कोई मैंने फलन लिखा है तो उसके जो दूसरा अवयव आ रहा है, या फिर फलन लिखा है तो उसका कोई दूसरा अवयव है, तो उनका समुच्चय क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। क्या कहलाता है, परिसर। मतलब देखो इसमें परिसर क्या हुआ, 8,10। परिसर जरूरी नहीं है ये पूरा हो, ठीक है, ये पूरा क्या होता है मैं बताता हूं आपको। इसमें परिसर क्या होगा, 7, 8, 9, 7, 8, 9, ठीक है। इसमें परिसर क्या होगा, 7, 7, 8 भी है, 9 भी है और 10 भी है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका परिसर हो गया, ठीक है। तो किसी भी फलन के या संबंध के द्वितीय अवयव, किसी भी फलन या संबंध के द्वितीय अवयवों का समुच्चय क्या कहलाता है, रेंज, परिसर कहलाता है, ठीक है, दूसरे दूसरे अवयवों का, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं लास्ट सहप्रांत। सहप्रांत जिसको बोलते हैं कोडोमेन, ठीक, इसमें क्या होता है, समुच्चय बी के अवयवों का समुच्चय, ठीक, समुच्चय बी के अवयवों का समुच्चय। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि आपका जो पहला समुच्चय होता है वो प्रांत होता है, जो दूसरा समुच्चय होता है वो क्या होता है, सहप्रांत होता है। फलन के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको, फलन, ठीक है, फलन का ही आप प्रांत, सहप्रांत और कोडोमेन सब निकालेंगे, रेंज निकालेंगे। तो मैं फलन को लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो फलन में पहला समुच्चय होता है, पहला समुच्चय होता है उसको हम बोलते हैं प्रांत, जो दूसरा समुच्चय होता है उसको बोलते हैं सहप्रांत, जो आंसर निकल के आते हैं, जो आंसर आते हैं फलन में उनको हम बोलते हैं रेंज, ठीक है। तो समुच्चय ए के संगत में जो अवयव, जो प्रतिबिंब बनता है उनको हम क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। जैसे मैंने उदाहरण बताया था अभी, ठीक है, इसको देखते हैं, ये वाला था ना, ठीक है, ये वाला। तो 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, प्रांत, ये आपका क्या होगा, प्रांत। समुच्चय बी क्या होगा, सहप्रांत पूरा, चाहे उसमें इमेज बने या नहीं बने। लेकिन जो प्रतिबिंब बनते हैं जैसे कि 7, 8, 9, तो ये आपका क्या हुआ, परिसर, ठीक है। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयवों का जो प्रतिबिंब बनता है किसमें, दूसरे समुच्चय में, उसके अवयवों को क्या कहते हैं, हम परिसर कहते हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो परिसर सहप्रांत के बराबर भी हो सकता है या उसका उपसमुच्चय भी हो सकता है। तो परिसर सहप्रांत के बराबर भी हो सकता है या उसके कम भी हो सकता है, ठीक। जैसे कि मैंने देखा यहां देखो, रेंज, परिसर और सहप्रांत दोनों कैसे हैं, बराबर है, यहां कम है, ठीक है, यहां पर भी कम है। तो परिसर जरूरी नहीं है पूरा सहप्रांत हो। तो सहप्रांत और परिसर में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। दूसरा समुच्चय सहप्रांत होता है, ठीक है, पहला समुच्चय प्रांत होता है। पहले समुच्चय के अवयवों का जो प्रतिबिंब बनता है, जो इमेज बनती है, उनको हम क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। उनके समुच्चयों को क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं, ठीक है। ये बात होगी आपकी क्लास 11th की पूरी, ठीक है। लेकिन हम क्लास 12th में क्या पढ़ेंगे उसको समझो अच्छे से, ठीक है। ये आपका क्लास 11th का हो गया। अब क्लास 12th में क्या पढ़ेंगे उसको समझते हैं। तो मैंने आपको ये लगभग, मेरे ख्याल से आपको लगभग इतना बता दिया, 12th में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 12th में पढ़ने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसमें जो संबंध आएगा, इसमें अभी आपने देखा समुच्चय 2 ले रहे थे, समुच्चय ए और बी, इसमें जो संबंध आएगा वो समुच्चय ए से समुच्चय ए में ही होगा। मतलब
इसमें एक ही आपको समुच्चय दिया होगा, एक ही समुच्चय आपको क्या होगा, दिया होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण लेते हैं, इसमें ये होगा R जो संबंध होगा वो A, B, ठीक है ना। तो A का संबंध में ऐसे लिखते हैं, A का संबंध B से है, बट A और B के जो अवयव लेंगे वो किस में से लेंगे, एक समुच्चय में से ही लेंगे, पहले समुच्चय में से ही लेंगे। ठीक है, इसमें दो समुच्चय नहीं आएंगे। ठीक है, समुच्चय एक ही दिया गया होगा। आपको जो पहला अवयव है, जो क्रमित युग्म का पहला अवयव है और दूसरा अवयव है, वो पहले समुच्चय यानी एक ही समुच्चय से लेना होगा। ये आपकी क्लास 12th के अंदर आएगा। जैसे मैं एक उदाहरण ले लेता हूं। ठीक है, जैसे मैंने एक लिया समुच्चय 1 2 3 4 5। ठीक, एक संबंध लिख देता हूं मैं, A, B बराबर A+1। ठीक है, फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू कैपिटल A। मतलब ये क्रमित युग्म का लिखने का तरीका हो गया। शर्त ये है, ये क्या है आपकी शर्त, इसको कहते हैं शर्त। तो B बराबर A+1 शर्त, नियम या जो भी है। लेकिन A और B के जो मान लेने कैसे लेने, A से। तो पहले हम क्रमित युग्म लिखते हैं, तो क्या होगा, 1 1 होगा, 1 1 होगा, 1 2 1 3 1 4 1 5, फिर 2 2 होगा, फिर 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, ऐसे कई सारे होंगे। लेकिन हमें सिर्फ कौन से लेने हैं, ये वाले। देखो तो करते हैं। तो सबसे पहले A बराबर A रखते हैं, तो A बराबर 1, तो B बराबर कितना आएगा, 2। A बराबर 2, तो B बराबर कितना आएगा, A बराबर 2, तो B बराबर कितना आएगा, 3। A बराबर 3, तो B बराबर 4। A बराबर 4, तो B बराबर 5। A बराबर 5, तो B बराबर 6। ठीक, तो इसमें अब क्या करना है, आपको संबंध लिखना है। तो संबंध कैसे लिखेंगे, देखो A और B समुच्चय A में होना चाहिए। देखो सबसे पहले 1 और 2 इसमें आ रहे हैं, तो ये इसमें आ जाएगा। 2 और 3 समुच्चय A में आ रहे हैं, तो 2 और 3 भी क्रमित युग्म हो जाएगा। 3 और 4 समुच्चय इसमें आ रहे हैं में, तो 3, 4। 4 और 5 समुच्चय में आ रहे हैं, ठीक है, 4, 5। क्या 5 और 6 समुच्चय में आ रहे हैं, तो 5 तो आ रहा है लेकिन 6 नहीं आ रहा है। तो ये तो है, ये भी है संबंध, ये भी है। मतलब एक का संबंध 2 से भी है, 2 का संबंध 3 से है, 3 का संबंध 4 से, 4 का संबंध 5 से है, लेकिन 5 का संबंध 6 से नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 5 तो समुच्चय ए में है, 6 समुच्चय ए में नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका, ठीक, इतना ही रहेगा। तो ये ऐसे संबंध हम लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब मुझे आप ये बताइए कि क्या ये फलन है, क्या ये संबंध तो आपको मैंने बता दिया, क्या ये फलन है। फलन की परिभाषा क्या है, फलन की परिभाषा ये है, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संगत समुच्चय बी में, मतलब दूसरे वाले समुच्चय में एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। समुच्चय यहां दूसरा कौन सा, ए ही है। ठीक है, मैं आपको फलन पूरा क्लियर करवाना चाहता हूं, आप समझो अच्छे से पूरा। जैसे मैं लिखा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो एक का संबंध 2 से है, एक का 2 से है, ठीक है, 2 का 3 से है, 3 का 4 से, 4 का 5 से है। तो ए का प्रत्येक मतलब पहले वाले का प्रत्येक, तो उसमें प्रत्येक फलन का प्रत्येक अवयव कहां आ रहा है, 5 छूट गया ना, इसलिए ये संबंध तो है, फलन नहीं है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि संबंध और फलन में क्या अंतर होता है। कोई फलन, कोई समुच्चय ए से बी में अगर फलन है तो वो संबंध भी जरूर होगा, लेकिन अगर कोई संबंध है तो फलन जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो इतना समझने के बाद अब हम संबंधों के क्या पढ़ेंगे, प्रकार। ठीक है, तो संबंधों के प्रकार पढ़ने से पहले आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, आपको पूरा